बचपन में दूध पिया तो हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी, और अगर नहीं तो क्या बड़े होकर दूध पीने का कोई फायदा नहीं? ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। जापान में फैला इन्फ्लुएंजा वायरस, सरकार ने इसे महामारी घोषित किया। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए क्या भारत को डरने की जरूरत है। क्या है बढ़िया हाजमे के लिए रामबाण कहलाने वाला 30-30-3 रूल, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बारे में बताएंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। रोज दूध पिया करो, वरना स्ट्रांग कैसे बनोगे? तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। बचपन में अपने घर वालों से डायलॉग हमने खूब सुना है। इसके पीछे लॉजिक ये कि अगर अभी दूध पी लिया तो हमेशा हड्डियां मजबूत रहेंगी, बुढ़ौती तक कभी कमजोर नहीं होंगी। पर क्या वाकई ऐसा होता है? बचपन में दूध पीने का असर क्या बुढ़ापे तक रहता है? और जो लोग बचपन में दूध के नाम से नाक बहुत सिकोड़ते थे, कभी दूध नहीं पीते थे, क्या उनकी हड्डियां हमेशा के लिए कमजोर हो गई हैं? क्या वो अब अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? आज सेहत के इस एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि बचपन में दूध पीने के फायदे क्या हैं। अगर बचपन में खूब दूध पिया है तो क्या बुढ़ापे तक हड्डियां कमजोर नहीं होंगी? और अगर बचपन में ज्यादा दूध नहीं पिया लेकिन अब बड़े होने के बाद पीना शुरू किया तो क्या इससे हड्डियां दोबारा मजबूत बन सकती हैं? साथ ही जानेंगे हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए टिप्स। सुनिए। बचपन में दूध पीने के अनेक फ़ायदे हैं। एक तो बोन स्ट्रांग हो जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती है। दूसरी चीज़ है मस्तिष्क ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी तरह होता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ B12 एंड इम्यूनिटी बढ़ जाता है, शरीर में ताकत बढ़ जाती है एंड जनरल हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है बचपन से दूध पीने के। अगर बचपन में दूध पिया है तो फिर हड्डियों में मजबूती बनी रहती है, बट ऐसा नहीं है कि अगर बचपन में दूध पिया है जब बुढ़ापे तक हड्डियां मजबूत रहेंगी। जैसे जैसा एज बढ़ते जाता है हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी हड्डी कमज़ोर होती है एंड एक्सरसाइजेस ना होने की वजह से भी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। अगर बचपन में नहीं पी रहे हैं दूध, एडोलेसेंट में दूध पी रहे हैं तो फिर हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि दूध कैल्शियम रिच सप्लीमेंट है जो हड्डी को मजबूत बनाता है। अगर वो सप्लीमेंट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम लेते हैं इनटेक और एक्सरसाइज करते हैं और पौष्टिक आहार लेते हैं, अदर सप्लीमेंट्री विटामिन्स लेते हैं, तो फिर उनका बोन स्ट्रांग बन जाता है। तो ऐसा ये गलतफहमी है कि बचपन में दूध नहीं पिया है तो फिर हड्डी कमज़ोर होता है, वैसा वो गलतफहमी है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए पहला तो ये है कि डाइट अच्छा होना चाहिए। डाइट में कैल्शियम रिच फूड्स होने चाहिए, जैसा कि दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, रागी हो गया, हरी सब्जियां हो गया, आलमंड्स, ये होना चाहिए। साथ में विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन अगर ले तो बेटर है। धूप सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए, दिन में 15 से 20 मिनट। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर रहेगा तो बढ़िया रहेगा। अगर आप दोपहर का सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं तो सन बर्न्स होने के चांसेस रहते हैं। एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि चलना, थोड़ा वज़न उठाना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इससे मसल का मूवमेंट जितना हड्डी पे जोर पड़ता है उतना हड्डी मजबूत हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैल्शियम फूड्स ले रहे हैं, तो भी आपका हड्डी मजबूत नहीं होगा अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो इसलिए विटामिन डी का लेवल्स भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल फिज़िकल एक्टिविटी जैसा जैसा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो लोगों का फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रहा है, उसी वजह से बोन में रीमॉडलिंग की क्षमता भी कम हो रही है। एंड जैसा उम्र बढ़ता है तो फिर कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाता है एंड कैल्शियम रिसॉर्प्शन, जिससे हम बोलते हैं कि जो हड्डी में कैल्शियम डिपॉजिट होके मजबूत होना है, वो जैसा एज बढ़ते जाता है उसमें कैल्शियम डिपोजिशन की क्षमता कम हो जाती है एंड रिजॉर्प्शन की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए जैसा आप देखेंगे तो फिर बुज़ुर्ग होते ही तो उनको बदर दर्द, बैक पेन, नेक पेन वगैरह सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ये बेसिकली हड्डी कमज़ोर होने के वजह से ये लक्षण आते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने को अपना डाइट अच्छा मेंटेन करना है,
डेली एक्सरसाइजेस, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है। एंड इफ़ रिक्वायर्ड कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेंगे तो फिर आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा एंड आप बीमारियों से दूर भी रहेंगे। अगर आपने बचपन में ज़्यादा दूध नहीं पिया है तो अब घबराइए मत, आप अपनी हड्डियों को अभी भी मजबूत बना सकते हैं। बस आपको वो सारी टिप्स माननी है जो डॉक्टर साहब ने बताई। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जापान में फ्लू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा कि वहां की सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है और इसकी चपेट में आते हैं नाक, गला और फेफड़े। आमतौर पर फ्लू के मामले ठंड में ज्यादा बढ़ते हैं। जापान में आमतौर पर फ्लू नवंबर के आखिर में या दिसंबर में फैलना शुरू होता है, लेकिन इस बार फ्लू के मामले काफी जल्दी और तेजी से बढ़े हैं। 10 अक्टूबर तक जापान के करीब 3000 अस्पतालों में 6000 से ज्यादा फ्लू के मामले देखे गए हैं। ये जानकारी जापान की हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक फ्लू के बढ़ते मामलों के चलते कई स्कूल्स को बंद करना पड़ा है। मीडिया और पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 2 हफ्तों में करीब 135 स्कूल्स, किंडरगार्टन और डे केयर सेंटर्स बंद किए गए हैं। ये पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा हैं। वहीं अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, कई वार्ड्स में उनकी क्षमता से ज्यादा मरीज हैं। वेटिंग रूम भी खचाखच भरे हुए हैं। कुछ वैसा ही हाल है जैसा कोविड-19 महामारी के दौरान था। प्रशासन लोगों को सलाह दे रहा है कि बेवजह अस्पताल ना जाएं, मगर जब फ्लू से जुड़े लक्षण दिखें तब बिल्कुल देर ना करें और डॉक्टर से मिलें। फ्लू के क्या लक्षण हैं ये समझ लीजिए। फ्लू के लक्षण हैं तेज बुखार आना, सिर दर्द और बदन दर्द, गले में बहुत दर्द, नाक और गला जाम होना, लगातार खांसी आना, थकान और कमजोरी लगना, उल्टी या दस्त लगना, खासकर बच्चों में। जापान में 47 प्रोविंसेस यानी प्रांतों में से 28 में फ्लू के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे ज्यादा मामले ओकिनावा, टोक्यो, कागोशिमा और यामागाटा में आए हैं। हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ होक्काइडो में प्रोफेसर योको स्कामोतो ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात की है। वो बताती हैं कि इस साल फ्लू का सीजन बहुत जल्दी शुरू हो गया है, लेकिन बदलते ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये आम बात हो सकती है। वैसे तो टोक्यो और दिल्ली के बीच करीब 5900 किलोमीटर का फासला है, लेकिन कोविड-19 महामारी ने बता दिया है कि किसी वायरस के फैलने के लिए दूरी मायने नहीं रखती। वैसे भी इन्फ्लुएंजा कोई नया वायरस नहीं है, तो क्या भारत में भी फ्लू के मामले बढ़ने वाले हैं? क्या हमें सतर्क होने की जरूरत है? एशियन हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन यूनिट 3 के एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड डॉक्टर सुनील राणा कहते हैं कि फ्लू मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा ए में H1N1 और H3N2 जैसे सब टाइप शामिल हैं। H1N1 को अक्सर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, ये गंभीर बीमारियां कर सकता है। इन्फ्लुएंजा बी से होने वाला फ्लू भी गंभीर हो सकता है। वहीं पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला फ्लू हल्का होता है और इसमें खास इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जापान में फ्लू के बढ़ते मामलों से डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी हमारे देश को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी क्योंकि ठंड में हमारे देश में भी फ्लू के मामले बढ़ते हैं। अभी सितंबर में ही दिल्ली NCR में फ्लू के मामले तेज़ी से बढ़े थे, इसलिए सतर्कता ज़रूरी है। आप फ्लू की वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से बीमारी गंभीर रूप नहीं लेगी, अस्पताल में एडमिट होने से भी बचा जा सकता है। अगर इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं तो शुरुआती 2-3 दिन में डॉक्टर से संपर्क करें। फ्लू के लिए कुछ दवाएं उपलब्ध हैं, इनसे अस्पताल में एडमिट होने की नौबत नहीं आती क्योंकि फ्लू के कुछ मामलों में ICU में एडमिट होना पड़ता है। ये जानलेवा भी हो सकता है कुछ लोगों में, खासतौर पे उनमें जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर जो बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी है जो जापान जाने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे लोग या तो अभी जापान ना जाएं या अगर जाना ही पड़े तो बहुत सावधानी बरतें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, खांसते या छींकते समय मुंह नाक ढक लें और अगर फ्लू से जुड़े लक्षण महसूस हों तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खराब हाजमे से परेशान लोगों के लिए रामबाण है 30-30-3 रूल। ऐसा दावा है आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक रील का। इस रील को डॉक्टर एमी शाह ने पोस्ट किया है। वो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 18 लाख फॉलोअर्स हैं। इस रूल के मुताबिक आपके दिन के पहले खाने में 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। आपको दिन भर में 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए और अपने खाने में 3 प्रोबायोटिक शामिल करने चाहिए। इस रूल के क्या फायदे हैं, ये हमने जाना मणिपाल हॉस्पिटल में सीनियर डाइटिशियन प्रियंका बांदल से।
डायटिशियन प्रियंका बताती हैं कि प्रोटीन खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों को पोषण मिलता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, साथ ही शरीर में ग्रेलिन हार्मोन की मात्रा भी कम होती है। ग्रेलिन हंगर हार्मोन है, जब ये शरीर में बढ़ता है तो दिमाग सिग्नल देता है कि भूख लग रही है। लेकिन जब आप दिन के पहले खाने में ही 30 ग्राम प्रोटीन खा लेते हैं तो पूरा दिन भूख कम लगती है, क्रेविंग्स भी घटती हैं। आप सिर्फ उतना ही खाते हैं जितनी भूख होती है। इससे पेट तो दुरुस्त रहता ही है, वजन भी नहीं बढ़ता और ओवरऑल हेल्थ जो आपकी है वो भी सुधरती है। प्रोटीन के लिए आप पनीर, अंडा, दूध, दही, सोयाबीन, चना, दालें, मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और मेवे खा सकते हैं। हालांकि जिन्हें किडनी या लिवर की कोई बीमारी है उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाना चाहिए। खाने में जितना ज़रूरी है प्रोटीन उतना ही ज़रूरी है फाइबर, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा हमारे पेट से है। 30-30-3 रूल के मुताबिक आपको दिन भर में 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। जब डाइट में पर्याप्त फाइबर होता है तो पेट ठीक से साफ होता है, कब्ज की दिक्कत नहीं होती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने में भी मदद मिलती है। यही नहीं, फाइबर भूख को भी कंट्रोल करता है। ये पेट में जाकर धीरे धीरे टूटता है, इसे पाचन में टाइम लगता है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती। नतीजा, वजन घटाने में मदद मिलती है। फाइबर के लिए आप मिलेट्स, दालें, चने और राजमा खा सकते हैं। ब्रोकली, पालक और गाजर जैसी सब्जियां भी फाइबर का अच्छा सोर्स हैं। पपीता, जामुन, सेब, नाशपाती और संतरों में भी खूब फाइबर होता है। बादाम, चिया सीड्स, अलसी के बीज और अखरोट भी आप खा सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात, अपनी डाइट में फाइबर अचानक से ना बढ़ाएं। ऐसा करने से ब्लोटिंग हो सकती है, पेट भारी लग सकता है, पेट में ऐंठन हो सकती है और गैस भी ज़्यादा बन सकती है। साथ ही पानी खूब पिएं, करीब 8 से 10 ग्लास। अब बात प्रोबायोटिक की। आपको रोज़ 3 प्रोबायोटिक फूड ज़रूर खाने चाहिए। प्रोबायोटिक फूड यानी खाने की वो चीज़ें जिनमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। ये हाजमा सुधारते हैं, जिससे कब्ज, गैस और दस्त जैसी दिक्कतें नहीं होती। इनसे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, आप कम बीमार पड़ते हैं। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक शामिल करने के लिए आप योगर्ट, दही, छाछ और कांजी ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको सेहत से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से राय मशवरा करके ही ये 30-30-3 रूल ट्राई करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।